हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न संख्या का हमने कर ली है। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या खा एवं गा, और इसलिए वीडियो होगा थोड़ा बड़ा, पूरा जरूर देखें। अभी मैं आपको जो भी वीडियो दे रही हूँ वो आप सभी के लिए, यानी जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। इतने ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, होमवर्क कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और बार बार वीडियो देखने के बाद आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या खा से। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित किया है। पहले जमीन के बड़े भाग में जंगल थे, पेड़ पौधों पशु पक्षियों से धरती हरी भरी थी। चारों ओर हरियाली तथा परिंदों की चहचहाट थी। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों के लिए स्थान विस्तारित करने हेतु जंगलों को काटा गया, और इससे पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का पलायन हुआ। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। इसने पर्यावरण को प्रभावित किया। प्रकृति के असंतुलन ने कई विसंगतियों को जन्म दिया। पलायन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को इस असंतुलन ने ही आमंत्रित किया है। प्रश्न नंबर 2, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। लेखक का घर बंबई के वर्सोवा इलाके में था। उसके मकान के एक मचान के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना लिया। कबूतरों के बच्चे छोटे छोटे थे। कबूतर अपने बच्चों को दाना चुगाने के लिए खिड़की के रास्ते से बार बार घर में आते जाते रहते थे। कबूतरों की आवाजाही से लेखक के घर के सामान टूटते रहते थे। कबूतर लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को भी गंदा कर दिया करते थे। लेकिन लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवाकर कबूतरों की आवाजाही को बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 3, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी। उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला, अथवा अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। उसने अपना क्रोध कैसे शांत किया, अपने शब्दों में लिखिए। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था उसकी सहन शक्ति का जवाब दे देना। कई वर्षों के बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र को पीछे ढकेलकर उसकी जमीन को हत्या रहे थे। समुद्र पहले तो सिमटता रहा, सहन करता रहा, पर जब उससे सहन न हुआ तो उसमें तूफान आया। समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर पटक दिया और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए। बच्चों, यदि मैं अभी आपको इन सबको एक्सप्लेन करने लगूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको रीडिंग के वक्त बखूबी एक्सप्लेन किया है, समझाया है, और ये तो आप सभी जानते हैं कि इन सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या की वृद्धि है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और इसीलिए जंगलों को काटा गया, जमीन के ऊपर मकान बनाए गए। प्रश्न नंबर 4, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। लेखक इन पंक्तियों से संसार की एकात्मकता को प्रकाशित करना चाहता है।
वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान हैं, जो इस धरती पर जन्म लेकर अंततः इसी में मिल जाते हैं। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के हिस्से या किसी के पृथक अस्तित्व को पहचाना नहीं जा सकता। लेखक ने दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोगों को ही मनुष्य माना है। उसका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए तथा उन्हें एक ही ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। अब करेंगे प्रश्न संख्या ग। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला आशय है, प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। प्रकृति भी मनुष्य का अत्याचार एक सीमा तक ही सहती है। जब ये अत्याचार सहन शक्ति का अतिक्रमण कर देते हैं तब वह मनुष्य से बदला लेने पर उतारू हो जाती है, जिसका उदाहरण कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था, जब समुद्र की लहरों ने जहाज़ों को गेंद की तरह हवा में उछालकर ध्वस्त कर दिया था। ये उदाहरण उस समय का है जिस समय लेखक ने ये कहानी लिखी थी, लेकिन यदि हम आज की बात करें तो हर साल कुछ ना कुछ, यदि हम सिर्फ अपने भारत की बात करें तो हर साल कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति का ही किया धरा है। जब प्रकृति अपने आप पर उतारू हो जाती है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका खामियाजा इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। आशय नंबर 2, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, अथवा जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर सोदाहरण आशय स्पष्ट कीजिए। आप क्वेश्चन के भाव को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, हमें उसका आंसर उसी तरह से लिखना है। इसमें दिया होता है कि पाठ के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए। इट मीन्स जो पाठ में बताया गया है, जो पाठ का मेन उद्देश्य है, हमें उसी को एक्सप्लेन करना है, ना कि हमें बाहर की कोई कहानी लिख देना है। ठीक है। होता है कई बार बच्चे उदाहरण देने के लिए बोला गया है तो आप कोई भी कहीं का भी उदाहरण लिख देंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। लेखक का मानना है कि जो जितना बड़ा होता है उसका हृदय उतना ही विशाल होता है। उसकी विशालता में सहनशीलता तथा सामंजस्य का गुण होता है। उसे क्रोध या गुस्सा कम ही आता है, किंतु जब उसे गुस्सा आता है तो उसे रोक पाना कठिन हो जाता है। लेखक ने समुद्र की सहनशीलता के बारे में लिखा है कि उसे पाटकर बिल्डरों ने इमारतों का निर्माण किया। समुद्र ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए ऐसी हलचल पैदा की जिससे कई जहाज़ों तथा तटीय लोगों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आशय नंबर 3, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। लेखक कहते हैं कि कंक्रीट की बस्तियों के विस्तार से पेड़ों का कटाव होता गया और पक्षियों के घर छीनते गए। कंक्रीट की बस्तियां इट मीन्स जो पक्के मकान आजकल बनते हैं और रोड पक्के बनते हैं उनसे है। कुछ पक्षियों का तो अस्तित्व ही नष्ट हो गया तो कुछ इमारतों में रहने के लिए अभ्यस्त हो गए। कहने का आशय है कि अब न वन वृक्ष जंगल रहे जहाँ पक्षियों का बसेरा था। अब मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए पेड़ों का कटाव किया, जिस कारण पक्षियों का डेरा अस्थायी हो गया और अब पक्षी कभी कहीं तो कभी कहीं अपने घर के लिए भटकते रहते हैं। पहले के जो मकान होते थे उनमें हर मकान में 1 या 2 पेड़ जरूर रहते थे और पशुओं को तो पालते ही थे लोग, साथ ही पेड़ों पर पक्षियों को भी रहने का अवसर मिल जाता था।
आशय नंबर 4। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज के पिता समदर्शी थे, यानी वो मानव और जीव जंतुओं को समान रूप से देखते थे। उनके लिए मनुष्यों और जीव जंतुओं में कोई अंतर न था। उनकी भावनाएं दोनों के प्रति समान रूप से करुणामय एवं दयालु थीं। शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तब उनकी मां ने उन्हें भोजन परोस दिया। तभी उन्होंने अपनी बाजू पर काला चिमटा रेंगते देखा। तब वह भोजन छोड़कर उस चिमटे को घर छोड़ने कुएं की तरफ चल दिए। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो जो कि अब यहाँ समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या क एवं ग को पूरा किया। तो आज जितने भी प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में वो हमने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।